महिला को मोटा पसंद होता है या इतना लंबा कि अंदर तक टकरा जाए? महिला कितनी देर में संतुष्ट हो पाती है? पुरुष एक बार में कितने शॉट मार सकता है? महिला एक बार में कितने शॉट मरवा सकती है? आइडियल टाइमिंग कितनी देर की होनी चाहिए? महिला और पुरुष दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि दोनों की सेक्स लाइफ हेल्दी बनी रहे? महिला को संतुष्ट करने का सही तरीका क्या है? यदि कोई पुरुष अपनी पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो इसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं और उनका समाधान कैसे होगा? यौन समस्याओं के समाधान के लिए नेचुरोपैथी और योग विज्ञान में क्या क्या प्रावधान हैं? तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे सवालों का साइंटिफिक तरीके से प्रूफ के साथ जवाब देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर कपल्स की लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसलिए बिना कट किए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, मज़ा आ जाएगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले आपने YouTube पर इन विषयों पर बहुत सारे वीडियो और भी देखे होंगे। हो सकता है उन वीडियो में आपको पर्याप्त जानकारी ना मिली हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी वाले वीडियो YouTube पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। पर मेरा वादा है कि इस वीडियो में आपको इस प्रकार की जानकारी दूंगा कि आपको कोई दूसरा वीडियो और नहीं देखना पड़ेगा और इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर DKR। मैं नेचुरोपैथी और योग विज्ञान के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियों का आसान तरीके से समाधान करने का प्रयास करता हूं। सवाल नंबर 1, महिला की संतुष्टि के लिए लिंग का साइज कितना होना चाहिए? इसका जवाब जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि महिला और पुरुष की प्राइवेट पार्ट कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, एनाटॉमी क्या है और संभोग के दौरान आनंद मिलता कैसे है। देखिए, पुरुष के लिंग का जो आगे का फूला हुआ संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसे ग्लांस पेनिस या शिश्नमुंड कहा जाता है, संभोग करते समय यही फूला हुआ हिस्सा घर्षण के कारण पुरुष को आनंद दिलाता है। यदि महिला की बात करें, महिला के प्राइवेट पार्ट में क्लाइटोरिस या भगसेप नाम की एक संरचना होती है जो महिला को आनंद का एहसास कराती है। क्लाइटोरिस का 80 से 90% हिस्सा, जिसे क्रूरा कहा जाता है, यह महिला के प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों के अंदर धंसा हुआ रहता है, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। बाकी का 10 से 20% अगला वाला हिस्सा पेशाब वाले छेद के ऊपर मटर के दाने के जैसा दिखाई देता है, जिसे भगशिश्न कहा जाता है। क्रूरा और भगशिश्न दोनों ही स्त्री को चरम सुख की सीमा तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब आप महिला और पुरुष दोनों के प्राइवेट पार्ट की एनाटॉमी तो समझ ही गए होंगे, है ना? अब महिलाओं के बारे में 2 बातें और जान लीजिए जो बहुत ही फैंटास्टिक हैं। नंबर 1, आपने लेस्बियन शब्द तो सुना ही होगा, यदि नहीं सुना तो जान लीजिए। 2 ऐसी महिलाएं या लड़कियां जिन्हें अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा बवाल है, पर यह बवाल नहीं, हकीकत है। एक्चुअली जब 2 लड़कियां अपनी टांगों को इस प्रकार से एक दूसरे की टांगों के बीच सटाकर अपने प्राइवेट पार्ट को एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट के ऊपर रगड़ती हैं तो उन्हें परम आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार के रिलेशन में रहने वाली 2 महिलाओं को लेस्बियन कहा जाता है। पर ऐसा रिलेशन बहुत ही गलत है, इसे आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि यह 100% अननेचुरल है और लड़कियां इससे डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। मैंने बताया इसलिए ताकि आप यह समझ जाएं कि महिलाओं को सुख देने वाला जो हिस्सा होता है वह प्राइवेट पार्ट के शुरुआती हिस्से में ही होता है। अब दूसरी फैंटास्टिक बात यह है, जैसे कुछ लड़कों को हस्तमैथुन की आदत लग जाती है, ठीक वैसे ही कुछ लड़कियों को भी हस्तमैथुन की आदत लग जाती है। लड़कियां अपनी उंगलियों की सहायता से अपने सेंसिटिव हिस्से को सहला करके मजा ले लेती हैं और आपको मालूम होगा महिलाओं की उंगलियों की एवरेज लंबाई 3 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। और मैं यह बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि महिला का जो सेंसिटिव पार्ट होता है वह प्राइवेट पार्ट के शुरुआती मुहाने पर ही होता है। अब इन दोनों बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि पुरुष का जो लिंग है वह 3 इंच का भी है
तो महिला को पूरा सुख दे सकता है। यह तो हुई लंबाई वाली बात। अब आते हैं मोटाई पर कि मोटाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, संबंध बनाते समय महिला व पुरुष के जो सेंसिटिव पार्ट, जो सेंसिटिव हिस्से अभी मैंने बताए हैं, जब तक उनमें आपस में घर्षण नहीं होगा तब तक एक दूसरे को मजा नहीं आएगा। कहने का मतलब है, स्त्री की योनि की पुरुष के लिंग पर हल्की सी पकड़ होनी चाहिए। वैसे रिसर्च के आधार पर लिंग की मोटाई मतलब उसकी परिधि यदि 8 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक है तो यह एक सामान्य मोटाई का लिंग माना जाता है। पर यदि आपके लिंग की मोटाई 8 सेंटीमीटर से भी कम है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि लड़की अपनी उंगली से हस्तमैथुन करके खुद को संतुष्ट कर सकती है तो आपका लिंग तो उसकी उंगली की अपेक्षा मोटा ही है। इसलिए आपका लिंग योनि के अंदर हल्की सी भी पकड़ बना पा रहा है और आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। स्टेमिना और टाइमिंग तो हमें प्राकृतिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के रूप में मिल ही जाता है, पर अच्छे से परफॉर्म करना यह अनुभव से ही आता है। एक अनाड़ी लड़का जो पहली बार किसी लड़की के संपर्क में आया हो और वह फर्स्ट टाइम संबंध बनाने के लिए प्लान कर रहा हो तो उसका परफॉर्मेंस डर और घबराहट के कारण अच्छा नहीं हो पाएगा। कुछ समय तक अनुभव लेने के बाद ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। यदि स्त्री से संबंध बनाने से पहले पुरुष की हस्तमैथुन की आदत रही हो और उसका अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने का लंबा इतिहास रहा हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ऐसा पुरुष स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंबे समय तक हस्तमैथुन करने का जो साइड इफेक्ट होता है उसमें लिंग के अंदर खून ले जाने वाली धमनियाँ होती हैं जो, और खून वापस लेने वाली सिराएं होती हैं, सेंसेशन महसूस कराने वाले जो तंत्र का तंतु होते हैं और लिंग की मांसपेशियाँ, इसके अलावा जो लिंग को सहारा देने वाली मांसपेशियाँ होती हैं, ये सभी कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पुरुष के अंग में या तो तनाव बिल्कुल नहीं आता है या तनाव आता तो है पर जैसे ही पेनिट्रेट करते हैं 1-2 झटके में ही ढीला हो जाता है, या फिर तनाव इतना अच्छा नहीं आता है कि संभोग की क्रिया को आनंद की सीमा तक ले जा पाए। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन यदि किसी पुरुष को बन रही है तो वह महिला को संतुष्ट नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, मतलब पुरुष नपुंसकता का शिकार है। और मैं यहाँ एक बात और खुलकर बोलना चाहता हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, लड़कों को नपुंसक बनाने में कुछ डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी होता है, जो बोलते हैं कि हस्तमैथुन से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऐसे लोग आज भी हस्तमैथुन के तमाम फायदे गिनाने में लगे हुए हैं और लड़कों को बर्बाद करके उन्हें नपुंसक बना रहे हैं ताकि उनकी दुकान चलती रहे। जबकि रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि मास्टरबेशन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं होता है। प्रकृति आपको मास्टरबेशन करने के लिए, हस्तमैथुन करने के लिए अलाउ ही नहीं करती है। इसीलिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में पुराने जमाने से ही शादी से पहले ब्रह्मचर्य रहने की सलाह दी जाती थी और आज भी दी जाती है। हमारे ऋषि मुनि भी ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह देते हैं। आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। एक बात और आपको चौंका देगी, मर्द को नपुंसक बनाने में उसकी महिला साथी का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वह कैसे, यह मैं किसी अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। नेचुरोपैथी और योग विज्ञान में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है।
पर नेचुरोपैथी में आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, खान-पान और दिनचर्या में बदलाव कराया जाता है। नेचुरोपैथी इलाज करने की ऐसी पद्धति है जिसमें आपको अच्छे परिणाम एकदम से तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे। आपको तुरंत फायदा दिखेगा नहीं। सुधार होता है, पर सुधार धीमी गति से होता है, और जो भी इलाज होता है पक्का होता है। थोड़ा समय लगता है, और मजे की बात तो ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नेचुरोपैथी का इलाज लेते समय आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एकदम से उतावले हो जाते हैं कि मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसे खाते ही मेरी बीमारी एकदम से ठीक हो जाए। भाई, जिस बीमारी को क्रिएट होने में आपको सालों साल लग गए, वह 2-4 दिन में कैसे सही हो सकती है? आप ही बताइए। लिंग की इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जितना भी समय लग जाए, 1 महीना लग जाए, 6 महीने लग जाएं या इससे ज़्यादा समय लग जाए, मैं पेशेंस के साथ नेचुरोपैथी के सभी नियम और सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में भी इसका कोई तत्काल इलाज नहीं है, उसमें भी आपको साल 6 महीना लग ही जाता है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा उतावले रहते हैं कि कहीं किसी ने कुछ बता दिया, फला फला गोली है, इस गोली को खा लो करने से पहले, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करने वाले लोग दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, ये मान लो। ये गोलियां आपको पल भर में एहसास तो करवा देंगी कि आपके अंदर स्टेमिना है, आपके लिंग में ताकत आ गई, पर इसके लगातार प्रयोग से आपके अंदर जो बचा खुचा भी स्टेमिना है, बची खुची जो शक्ति है, वही भी आपकी मर जाएगी। फिर तो आपका गोली खाने के बाद भी खड़ा नहीं होगा, क्या करोगे फिर? इसलिए अपने मन से प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं अपनी समस्या का समाधान के लिए जितना जरूरी होगा उतना समय जरूर दूंगा, और ईमानदारी से इलाज के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले आपको उन चीजों को छोड़ना होगा, उन चीजों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिंग को कमजोर बना रही हैं, जो लिंग की नसों के अंदर प्लाक्स बना रही हैं। आपको क्या क्या छोड़ना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2, लिंग के अंदर रक्त संचार बढ़ाने के लिए लिंग की नसों में पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचे, इसलिए उनको डायलेट करने के लिए आपको इन चीजों को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नंबर 3, यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो पाचन शक्ति को मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाचन शक्ति यदि मजबूत नहीं होगी तो जो चीज आप अपनी समस्या के समाधान के लिए खाएंगे उसके पोषक तत्व आपके खून में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर समस्या सॉल्व कैसे होगी? इसलिए पाचन को स्ट्रांग बनाइए। इसके अलावा आपको कुछ नियम और प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन्हें आप अपनी जीवन शैली और दिनचर्या में शामिल करें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रही बात पक्के इलाज की, तो इलाज के लिए जिस किसी भी डॉक्टर को आप फॉलो करें उसे कंटिन्यू फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इसका वीडियो देख लिया, कल उसका देख लिया, परसों किसी और का देख लिया। इससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होगा, और इलाज केवल वीडियो देखने से ही नहीं होता है। डॉक्टर को फॉलो कीजिए, कंसल्ट कीजिए, परामर्श लीजिए, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, तो आप बिना संकोच किए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अपने हेल्थ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं चैनल पर अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो सवाल बताए थे, मुझे आशा है कि इन सवालों में से पहला वाला सवाल और अंतिम वाला सवाल, इसका जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। बाकी के सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स, नियम फॉलो करना चालू कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। बाकी के सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि नपुंसकता के इलाज के लिए इसके अलावा
कुछ और भी नियम, प्रोटोकॉल और बदलाव आपको फॉलो करने हैं, पर इस वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।